आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हार्डी वेनबर्ग की जो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है वो किस तरह से एक्सप्लेन करती है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम एक पॉपुलेशन में मेंटेन रहता है। अब जेनेटिक इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं? किसी भी पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की जो जीन होती है उसकी कई एलील्स प्रेजेंट होती हैं, यानी एक जीन के कई डिफरेंट फॉर्म्स एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं और इन एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उन्हीं के ऊपर हार्डी वेनबर्ग ने एक एल्जेब्राइक इक्वेशन बनाई थी। और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल असल में क्या है, ये कहता है कि जो एलील फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब कि एक जीन की एलील्स किस फ्रीक्वेंसी से किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है ये चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। दो सक्सेसिव जनरेशंस में ये सेम रहना चाहिए। या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सभी जीन्स की जो डिफरेंट एलील्स होती हैं उनके सम को ही हम पॉपुलेशन का जीन पूल कहते हैं। तो ये जीन पूल स्टेबल रहना चाहिए, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो इससे हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। जेनेटिक इक्विलिब्रियम से हमने क्या समझा यहाँ पर कि किसी स्पीशीज का जब जीन पूल स्टेबल रह रहा है या उसमें डिफरेंट जीन्स की जो एलील है उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लगातार चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम में वो पॉपुलेशन है। और ये जो एल्जेब्राइक इक्वेशन इन्होंने दी थी इसमें जो टर्म्स है ये यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एलील्स की फ्रीक्वेंसी कैसे है। और इक्वल टू 1 जो लिखा हुआ है, 1 यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि सभी एलील्स की फ्रीक्वेंसी का जो सम है किसी जीन की वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम सपोज 2 एलील्स ले लें, हमारे पास एक जीन है जिसकी 2 एलील्स हैं, एक ए और एक बी। तो ए की फ्रीक्वेंसी को हमने पी मान लिया और बी की फ्रीक्वेंसी को क्यू मान लिया। तो अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर हम बात करें तो किसी ऑर्गेनिज्म में ए जो होमोजाइगस कंडीशन है वो प्रेजेंट हो, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? पी इंटू पी, यानी हमारा पी स्क्वायर। इसके बाद बी होमोजाइगस हो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास क्यू स्क्वायर। और ए बी हो किसी ऑर्गेनिज्म में, इसकी फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 2pq। और क्योंकि सब एलील फ्रीक्वेंसीज का सम 1 होना चाहिए तो इस तरह से p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं p प्लस q का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो हमें टोटल एलील फ्रीक्वेंसी दे देता है। और एवोल्यूशन में हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में अपना जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि एवोल्यूशन तो तभी होगा जब एलील फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी, ऑर्गेनिजम्स के जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंज आएगा। तो जो ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, यानी इस इक्वेशन का आंसर हमें 1 मिल रहा है, ये अगर डिविएट करे, मतलब 1 नहीं मिले हमें, इससे डिविएट करने वाली इससे अलग वैल्यू मिले, तो हम क्या समझते हैं कि एवोल्यूशन की प्रोसेस हो रही है, यानी ऑर्गेनिजम्स के जीनोटाइप और फिनोटाइप में उस पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। और ये चेंज किस तरह से आ सकता है? यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि 2 फैक्टर्स हमें बताने हैं जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने से हमारा मतलब ऐसे फैक्टर्स जो एवोल्यूशन कराएं, क्योंकि एवोल्यूशन की प्रोसेस होगी तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आएगी और जो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है उसमें डिविएशन आएगी। तो 2 फैक्टर्स हमें बताने हैं। तो मेन 2 फैक्टर्स हम ले लेते हैं। सबसे पहला एवोल्यूशन का जो फैक्टर है, हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन में हम क्या देखते हैं कि किसी हैबिटेट के अंदर रहने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स बेटर अडेप्टेड हैं वो उनकी जो जीन्स हैं वो परपेचुएट करती हैं, मतलब कि अगली जनरेशन में आगे बढ़ती हैं। वो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा ऑफस्प्रिंग छोड़ के जाते हैं और जो उतने अच्छे से अडेप्टेड नहीं है उस हैबिटेट की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये टर्म यूज करते हैं। तो यानी कुछ जो पर्टिकुलर फिनोटाइप्स हैं या कुछ पर्टिकुलर एलील्स हैं किसी जीन की, उनको नेचुरली सेलेक्ट किया जा रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं जबकि बाकी एलिमिनेट हो रहे हैं। तो ये एवोल्यूशन की प्रोसेस है और इसमें जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। दूसरी अगर हम बात करें, एक और फैक्टर अगर हमें लेना है तो किसी पॉपुलेशन की जीन पूल में जो स्टेबिलिटी है वो कैसे डिस्टर्ब हो सकती है? जीन फ्लो से। जीन फ्लो से हम क्या समझते हैं कि किसी पॉपुलेशन से अगर कोई ऑर्गेनिजम्स निकल कर जा रहे हैं या नए ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं तो इस तरह से इमिग्रेशन या एमिग्रेशन के केस में जिस पॉपुलेशन से वो निकल रहे हैं और जिस पॉपुलेशन में जा रहे हैं इन दोनों की जीन पूल में फर्क आएगा। जिस पॉपुलेशन से एमिग्रेट कर रहे हैं उसमें से कुछ
जीन्स की एलील्स का लॉस हो जाएगा और जिसमें जाकर ये ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर ये ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह का जो जीन माइग्रेशन है, अगर ये रिपीटेडली होता है, इसको हम जीन फ्लो कहते हैं। और क्योंकि पॉपुलेशन की एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस रीजन से कांस्टेंट नहीं रह रही है, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इस केस में भी डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर हमें यही बताना था, हार्डी-वेनबर्ग एक्सप्रेशन किस तरह से एक्सप्लेन करता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को। P और Q से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एक जीन की दो एलील्स की अकरेंस की फ्रीक्वेंसी को, और इस तरह से हमने एक एल्जेब्राइक इक्वेशन बनाई है जिससे हम किसी पॉपुलेशन के जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहे हैं। और ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम किन फैक्टर्स से डिस्टर्ब हो सकता है, दो फैक्टर्स हमें बताने थे। तो मेनली हो गया हमारा नेचुरल सिलेक्शन, और इसके अलावा दूसरा फैक्टर है जीन फ्लो, इससे भी हमारा जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।